अधूरा प्यार की कहानी। दीपक और सरिता की शादी होना लगभग तय ही था कि सरिता ने अचानक किसी और से शादी कर ली। 22 साल बाद जब दीपक की बहन रागिनी को इसके पीछे की सच्चाई का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या पता चला था उसे? मेरी तबीयत ठीक नहीं है रितु, मैं घर जा रही हूँ, जाते समय चाबी पहुँचा देना। ये आवाज़ तो जैसे जानी पहचानी है। एक बार तो मेरे मन में आया कि आँखों से गीली रुई हटाकर उसे देखे, मगर तब तक दूर जाती सैंडलों की आहट से मैं समझ गई कि बोलने वाली जा चुकी है। उसकी आवाज़ अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी, इसलिए मैं अपनी उत्सुकता दबा नहीं पाई। यह तो है इस ब्यूटी पार्लर की मालकिन सरिता राजवंश ऊपर ही अपने पति के साथ रहती है। रुपये पैसों की कोई कमी नहीं है, बस खालीपन से बेचैन के लिए यह पार्लर चलाती है। जितना पूछा उससे कहीं ज़्यादा बता दिया। रितु ने नाम सुनते ही मेरा रोम रोम जैसे झंझना उठा। चेहरे पर फेस पैक लगा था, वरना अब तक न जाने कितने रंग आते और जाते। पिछले ही हफ्ते मेरे पिताजी का तबादला यहाँ हुआ था। मैं घर में सामान अरेंज करते करते काफ़ी थक गई थी। चेहरे थकान मिटने के लिए या फेशियल कराने आई थी। आश्चर्य कि यह पार्लर मेरे सबसे प्यारी सहेली सरिता का था। विश्वास ही नहीं होता। मेडिकल की तैयारी करने वाली सरिता एक मामूली सा पार्लर चला रही है, लेकिन उसने मुझे पहचाना क्यों नहीं, या पहचान गई इसलिए यहाँ से चली गई। और भी न जाने कितने सवाल, जिन जवाब में पिछले 20 साल से खोज रही हूँ। वे स्कूल कॉलेज के दिन थे। मैं, दीपक भैया और सरिता सब एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अब पड़ोसी थे। दीपक भैया मुझसे 2 साल बड़े थे, लेकिन पता नहीं क्यों हम दोनों का नामांकन एक ही जा रहा था। क्लास में करवाया था। दोनों परिवारों की एक जैसी हैसियत के कारण शायद ही हमारी दोस्ती बहुत निभाती थी। सरिता के पिताजी एक दफ्तर में क्लर्क थे और मेरी माँ एक स्कूल में अध्यापिका। मैं छोटी थी तभी पापा चल बसे थे। दीपक भैया और सरिता की बचपन की दोस्ती धीरे धीरे प्यार का रूप लेने लगी थी। दोनों के जवान दिलों में प्यार का अंकुर फूटने लगा था। मुझे आज भी याद है रविवार की वह शाम, जब दोनों परिवारों को सभी सदस्य मिलकर कुछ होता फिल्म देखने गए थे। दीपक भैया ने गुजारिश की और मैंने अपनी सीट उनसे बदल ली ताकि वे सरिता के हथेलियों को अपने हाथों में लेकर इस संगीत समय और रोमांटिक
वातावरण में अपने प्यार का इजहार कर सके। फिल्म खत्म होने के बाद सरिता की आंखों की चमक देख कर ही मैं समझ गई थी कि मेरी प्यारी सखी अब हमेशा के लिए मेरे घर में आने वाली है। पापा की मौत के बाद मैंने अपने जिस भाई को पिता की तरह गंभीरतापूर्वक जिम्मेदारियों को निभाते हुए देखा था, आज उसने मन में अपनी जिंदगी के प्रति उत्साह एवं आत्मविश्वास देखकर मेरा मन सरिता के प्रति अंदर से झुक जाता था। शायद सरिता के निश्चल प्यार की ही ताकत थी कि पहली बार में ही भैया ने MBBS की परीक्षा पास कर ली। उस दिन सरिता इतनी खुश थी कि उसे अपने फल होने का भी कोई गम नहीं था। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था कि अचानक एक दिन जब हम दोनों भाई बहन मौसी के घर गए थे और 1 महीने बाद लौटे तो पता चला कि सरिता ने दिल्ली के किसी अमीर आदमी से शादी कर ली। उसके मम्मी पापा ने भी साफ साफ कुछ बताने के लिए इनकार कर दिया। फिर तो जैसे दीपक भैया ने कि सारे सपने रेत के घरोंदे की तरह सागर में एक सार हो गए। जिन लहरों से कभी उन्होंने बेपनाह मोहब्बत की थी, उन्हीं लहरों ने आज उन्हें गम के सागर में डुबो दिया। उस समय कितनी मुश्किल से मैंने खुद और भैया को संभाला था, यह मैं ही जानती हूँ। 700 हुए मैम रितु की आवाज़ सुनकर मैं अतीत से वर्तमान आ गई। 1 घंटे की फेशियल कब पूरा हो गया पता नहीं चला। मैंने पैरों से रुपये निकाल कर उसे दिए और फिर भी आ गई। मैंने देखा कि बगल में ही ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ थी, तो सरिता ये रहती है सोच मेरे दरवाज़ा था। मैंने कॉलबेल बजाई में ऊपर की ओर बढ़ेगी। सीढ़ियों के खत्म होने की दाहिनी ओर एक असहनीय हो रहा था। मैं अपने सारे सवालों जवाब जानने के लिए 20 वर्ष तो बीत गए, मगर ये 20 सेकंड नहीं कट रही थी। अब तक मैं 4 बार बेल बजा चुकी थी। पुनः बेल बजाने के लिए हाथ उठाया ही था कि दरवाज़ा खुल गया। मेरे सामने एक अपाहिज किंतु शानदार व्यक्तित्व का स्वामी व्हील चेयर पर बैठा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक साफ झलक रही थी। मुझे देखकर एक क्षण के लिए वह अवाक रह गया, मगर अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए मुझे अंदर आने को कहा। ऐसा लगा जैसे किसी पुराने मित्र ने मुझे पहचान लिया हो, मगर मेरी आंखों तो कुछ और ही खोज रही थी। सरिता तो अभी घर पर नहीं है, आप रागिनी जी हैं ना जी? उस व्यक्ति के मुंह से अपना नाम सुनकर मैं जैसे
आसमान से गिरी आवाज़ गले में ही अटक रही है। मेरा नाम सुमित है। मांझी और दीपक कैसे हैं? आपका इस शहर में कैसे आना हुआ? आपकी शादी तो मुंबई में होने वाली थी। न सवाल तो मैं पूछने आई थी, मगर मुझे नहीं मालूम था कि मुझे ऐसे सवाल सुनने पड़ेंगे। तो क्या सरिता ने अपने पति को अपना इतना सब कुछ मेरे बारे में मेरे हलक से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी, और फिर मैं बिना कुछ कहे वहीं सोफे पर थम से बैठ गई। सब कुछ बता दिया है। तभी सामने दिखी वह तस्वीर जो हमने अपने फेयरवेल वाले दिन खिंचवाई थी। मैं, दीपक भैया और सरिता एक क्षण में समझ गई कि मैं इस घर के लिए अपरिचित नहीं हूँ, मगर ये नहीं समझ में आया कि प्यार दोस्ती है कहने वाली सरिता ने अपने प्यार और दोस्ती दोनों के साथ विश्वासघात क्यों किया? वादे को क्यों तोड़ा? उसने अभी 1 घंटे पहले ही सरिता ने आकर मुझे बताया कि तुम उसके पावर से आई हो। वह समझ गई थी कि तुम यहाँ आओगी जरूर, तभी वह यहाँ से चली गई है। आप ठीक कह रहे हैं। आखिर वह कौन सा मुंह लेकर मेरा सामना करेगी? मेरे मन की कड़वाहट शब्दों से स्पष्ट गुल थी कि सरिता ने जैसा बताया था आप बिल्कुल वैसे ही हैं। इतने वर्ष में न तो आप बदली और न ही आपकी सहेली। सुमित, कौन सी खूबी है मैं जिसके लिए सरिता ने दीपक भैया के प्यार ठुकरा दिया? 14 ने कहा तो मैंने अपने नजरों उस पर टिका। आप 20 हर पल वही की ही सरिता हैं। मैं एक दुर्घटना में अपाहिज हो गया था। तब एक केयर टेकर के लिए दिया गया मेरा इतिहास पढ़कर सरिता मेरे पास आई और मुझसे शादी करने की विनती करने लगी। अंधा क्या चाहे 2 आंखें, बस मैंने हाँ कर दी। सच कहूँ तो सरिता जैसी केयर टेकर पाकर मैं धन्य हो गया। मेरे जीवन की खुशियाँ उसकी ही देन है। हमारे घर की खुशियों में आग लगाकर उसने आपके जीवन में रोशनी की है। चमक तो होती ही होगी। पता नहीं क्यों मैं सीधे सीधे सरिता को बेवफा नहीं कह पा रही थी। आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी आपकी गलत कहमी दूर कर देता हूँ, गलत फहमी दूर कर देता हूँ कहकर सुमित अंदर से एक डायरी के लिए, यह डायरी तो सरिता की है, भैया ने ही उसे उसके जन्मदिन पर उपहार स्वरूप दी थी कह। मैंने जैसे ही डायरी खोली मेरी नज़र एक पत्थर पर पड़ी। उसकी लिखावट बिल्कुल मेरी माँ की लिखावट से मिलती थी, और यह तो सचमुच मेरी माँ का ही लिखा पत्र है। उन्होंने सरिता के लिए लिखा था, आज से 20 साल पहले। सरिता बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम दीपक से बेहद प्यार करती हो और रागिनी तुम्हारी प्यारी सहेली है। मेरी बहन ने दीपक की शादी के लिए एक लड़का देखा।
उसके माता पिता दीपक को बहुत अधिक दहेज दे रहे हैं। तुम तो जानती हो कि दीपक की डॉक्टरी की पढ़ाई में मेरे सारे जेवर बिक गए हैं। ऐसे में रागिनी की शादी और दीपक के अच्छे भविष्य के लिए मुझे उस लड़की को ही घर की बहू बनाना पड़ेगा। दीपक तो मेरे बात मानेगा नहीं। ऐसे में उसका भविष्य और रागिनी की जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसास मानूंगी। तुम्हारी मजबूर आंटी। पत्थर पड़ते ही मैं सुबह उठी। ये तुमने क्या कर दिया सरिता? हमारी खुशियों के लिए अपनी जिंदगी में आग लगा ली। आग लगा ली। आखिर क्यों सरिता? क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं था? आज तुमसे पूछे ना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इन वर्षों तक मैं और दीपक भैया तुम्हें बेवफा समझकर तुम से नत करते रहे और तुम दीपक की नफरत ही तो उसके जीने का साधन है। एक ही क्षेत्र में रह शायद कहीं किसी मोड़ पर दीपक से मुलाकात न हो जाए, इसलिए उसने वह रास्ता ही सरिता कभी नहीं रहती थी कि तुम लोग आग की हकीकत जानो। खाना चाहती हो तो उससे बिना मिले ही चली जाओ, वरना वह चैन से जी नहीं पाएगी। सुमित ने कहा। मुझे सुमित की बात सही लगी। मैं एक बार फिर दीपक भैया के प्रति सरिता के प्यार को देखकर नतमस्तक हो गई। सरिता ने तो प्यार और दोस्ती दोनों शब्दों को सार्थक कर दिया था, बस हम ही उसे नहीं समझ पाए। सरिता का चैन भरकर रहे इस वजह से बिना ये बताए कि दीपक भैया आज तक अविवाहित हैं, मैं बोझिल कदमों से सीढ़ियाँ उतरने लगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और #बेवफाई हमेशा सच नहीं होती है। कभी कभी मजबूरियाँ बहुत प्रॉब्लम होती हैं। और राधे 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 शिव शंकर भोलेनाथ। ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इंडियन वॉइस पर और भी नई नई कहानियाँ आती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।